नमस्कार। आज हम आपके भेजे गए जो दस्तावेज और नोट्स हैं, उनके जरिए न्यूरल नेटवर्क की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है और आजकल हर तरफ इनकी बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन सोर्सेज से ये समझना कि ये नेटवर्क्स आखिर हैं क्या, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं और भविष्य में इनसे क्या उम्मीदें रख सकते हैं। सही। तो चलिए सीधे बात करते हैं। सबसे पहले ये न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? सुनने में तो कुछ इंसानी दिमाग जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। प्रेरणा वहीं से ली गई है। देखिए, ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल है। इसमें ना कई सारे जुड़े हुए नोड्स होते हैं जिन्हें न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अच्छा, नोड्स या न्यूरॉन्स। हाँ, और ये जानकारी को ना परतों में मतलब लेयर्स में प्रोसेस करते हैं। लेयर्स में। और जैसा आपके नोट्स में भी है, इनकी खासियत यह है कि ये ट्रेनिंग के दौरान अपने कनेक्शन के वजन को यानी वेट्स को बदलते हैं। हाँ, एडजस्ट करते हैं और इस तरह वो मुश्किल पैटर्न पहचानना सीखते हैं। ये रटते नहीं, सीखते हैं। सीखना। यही शायद इन्हें इतना पावरफुल बनाता है। सोर्सेज भी कहते हैं कि ये डीप लर्निंग की नींव है। बिल्कुल सही कहा। यही वो तकनीक है जिसके दम पर मशीनें आवाज पहचान पाती हैं, तस्वीरों का मतलब समझ पाती हैं, यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने में भी मदद करती हैं। अच्छा। सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि ये बहुत सारे डेटा से सीखकर उन कामों को ऑटोमेट कर सकते हैं जिन्हें पुराने तरीकों से प्रोग्राम करना मतलब बहुत ही मुश्किल था। सही। ये मशीन लर्निंग को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाते हैं। अच्छा, तो ये सीखते कैसे हैं? थोड़ा आसान शब्दों में समझें। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से डेटा पहले इनपुट लेयर में आता है जी। फिर वो बीच की हिडन लेयर से गुजरता है जहां असली प्रोसेसिंग होती है। हाँ, वहीं पर न्यूरॉन्स अपने वजन, बायसेस और एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल करके जानकारी को बदलते हैं और आखिर में आउटपुट लेयर हमें नतीजा देती है। बिल्कुल, जैसे किसी तस्वीर में बिल्ली है या नहीं। हाँ, जैसे वो। हाँ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। देखिए, ये नतीजा कितना सही है इसे मापने के लिए एक लॉस फंक्शन होता है। वो गलती यानी एरर को कैलकुलेट करता है। एरर को, ओके। और फिर शुरू होती है सबसे जरूरी प्रक्रिया जिसे कहते हैं बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपगेशन, ये सुना है। जी, इसी के जरिए नेटवर्क अपनी गलतियों से सीखता है। वो एरर सिग्नल को पीछे भेजकर अपने वजन को धीरे धीरे एडजस्ट करता है। अच्छा, ताकि अगली बार बेहतर नतीजा दे। हाँ, बिल्कुल, ताकि एरर कम हो। आपके नोट्स में ये भी था कि इसी प्रक्रिया की वजह से ट्रेनिंग में इतना कंप्यूटेशन लगता है, खासकर जब नेटवर्क बहुत गहरा हो। वाह, तो ये वाकई एक तरह से गलती कर करके सीखते हैं। अच्छा, इनके अलग अलग टाइप्स का भी जिक्र है सोर्सेज में, जैसे फीड फॉरवर्ड जो सबसे सीधा साधा है। CNN इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। आपके दस्तावेजों में MNST हस्तलिखित अंकों को पहचानने वाले CNN प्रोजेक्ट का उदाहरण भी दिया है। हाँ, वो मैंने देखा था। वो दिखाता है कि ये पिक्सल के पैटर्न को कितनी बारीकी से पकड़ सकते हैं। कमाल है। इसके अलावा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNN भी है। RNN। हाँ, ये टेक्स्ट या आवाज जैसे सीक्वेंशियल डेटा जहाँ क्रम मायने रखता है उसको समझने में माहिर है। अच्छा, तो मतलब हर काम के लिए अलग तरह का नेटवर्क। बिल्कुल। तो फिर इनके अपने फायदे और नुकसान भी होंगे। निश्चित रूप से। फायदे तो हमने देखे ही, जैसे ये खुद सीखते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डेटा को भी समझ सकते हैं। और इनमें थोड़ी फॉल्ट टॉलरेंस भी होती है, मतलब अगर इनपुट थोड़ा गड़बड़ भी हो तब भी अक्सर काम कर जाते हैं। ये तो बढ़िया है। लेकिन जैसा कि एक स्रोत में इशारा किया गया है, इनका एक बड़ा नुकसान है कि ये ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब ये समझना मुश्किल हो सकता है कि नेटवर्क ने कोई खास फैसला क्यों लिया। अच्छा, अंदर क्या चल रहा है पता नहीं चलता। हाँ, उसकी अंदरूनी कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं होती। इसके अलावा इन्हें ट्रेन करने के लिए बहुत सारा डेटा और काफी कंप्यूटिंग पावर चाहिए। ये तो है। और एक खतरा ओवरफिटिंग का भी रहता है। ओवरफिटिंग मतलब वो सिर्फ ट्रेनिंग डेटा को रट लेता है। हाँ, बिल्कुल। फिर वो नए अनदेखे डेटा पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। समझ गया। और समाज पर इनके असर की बात करें तो सोर्सेज में अच्छी बातें भी हैं और कुछ चिंताएं भी बताई गई हैं। जी हाँ, दोनों पहलू हैं। सकारात्मक देखें तो हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाना, शहरों को ज्यादा स्मार्ट बनाना, या फिर वॉइस असिस्टेंट जैसी तकनीकों से लोगों की जिंदगी आसान बनाने का बहुत स्कोप है। ये सब आपके नोट्स में भी था। हाँ था। और दूसरी तरफ चिंताएं क्या हैं? वहीं कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे ऑटोमेशन की वजह से कुछ नौकरियों पर असर पड़ सकता है। ये एक बड़ी चिंता है। हाँ, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा सवाल है और डीप फेक जैसी तकनीकों से गलत जानकारी फैलने का खतरा भी है।
हाँ, डीप फेक तो वाकई खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए सोर्सेज इस बात पर जोर देते हैं कि इनका विकास और इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। भविष्य के लेकर क्या कहते हैं स्रोत? क्या ये ब्लैक बॉक्स वाली समस्या का कोई हल है? हाँ, इस पर काफी काम चल रहा है। एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI एक उभरता हुआ फील्ड है। XAI। जी, जिसका मकसद है एआई के फैसलों को समझने लायक बनाना। साथ ही जैसा आपके दस्तावेजों में भी था, कोशिश हो रही है कि छोटे और ज्यादा एफिशिएंट मॉडल बनाए जाएं, अच्छा, क्यों? ताकि उन्हें सीधे हमारे फोन या दूसरी डिवाइसेस पर चलाया जा सके। इसे एज एआई कहते हैं। AJI, दिलचस्प। और हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ क्वांटम न्यूरल नेटवर्क की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। वाह! तो मतलब भविष्य में काफी कुछ बदलने वाला है। कुल मिलाकर इन सोर्सेस से ये साफ है कि न्यूरल नेटवर्क आज के AI की रीढ़ की हड्डी हैं। बिल्कुल। ये मशीनों को सीखने और फैसले लेने की एक जबरदस्त ताकत देते हैं और लगभग हर इंडस्ट्री को बदलने का मादा रखते हैं। सही कहा। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इन स्रोतों को पढ़ने के बाद मन में आता है। जैसे जैसे ये तकनीकें और शक्तिशाली होती जा रही हैं, हम इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने और इनके जो संभावित नकारात्मक असर हैं, जैसे पक्षपात या नौकरियों का जाना, उनको कम करने के बीच एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी।